दूसरा है स्तनधारियों की कोशिका की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है। तो इसकी अवधि पूछी है, अवधि कितनी होती है। तो स्तनधारियों की कोशिका की औसत कोशिका चक्र होती है, वो कितनी होती है, 24 से 25 घंटे तक की होती है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि बृहत अणु क्या है। बृहत अणु पूछे हैं कि बृहत अणु क्या है। ठीक है। तो बृहत अणु क्या है, तो बृहत अणु है वो है जो तत्व अम्ल और अम्लीय अंश में पाए जाते हैं वे बृहत अणु या बृहत जैविक अणु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में होता है न्यूक्लिक अम्ल। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेढक टर्र टर्र की ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है। तो मेढक जो है वो टर्र टर्र की ध्वनि है वो कहाँ से उत्पन्न करता है, वाक कोश से उत्पन्न करता है। कहाँ से उत्पन्न करता है, वाक कोश से। तो ये सही है कि मेढक टर्र टर्र की ध्वनि है वो वाक कोश से उत्पन्न करता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि तिरछे अंडक, तिरछे अंडक किस कुल में पाए जाते हैं। तो तिरछे अंडक किस कुल में पाए जाते हैं, तो तिरछे अंडक हैं वो सोलनेसी कुल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सोलनेसी कुल में पाए जाते हैं। जैसे आलू और बैंगन में, आलू में और कहाँ में पाया जाता है, बैंगन में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि जगत प्रोटिस्टा के दो उदाहरण लिखिए। जगत प्रोटिस्टा के दो उदाहरण लिखने हैं। तो जगत प्रोटिस्टा के दो उदाहरण कौन से हैं, जगत प्रोटिस्टा के दो उदाहरण हैं, एक अमीबा और एक यूग्लिना। ये दो उदाहरण हैं, एक अमीबा है और एक यूग्लिना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है जैसे यहाँ पे कि जीवन के 3 डोमेन के नाम लिखिए। तो जीवन के 3 डोमेन के नाम लिखने हैं। तो 3 डोमेन कौन से हैं, तो जीवन के 3 डोमेन पूछे हैं। तो जीवन के 3 डोमेन के नाम निम्नलिखित ये हैं, एक आर्किया, एक यूकेरिया और एक कौन सा है, बैक्टीरिया। तो जीवन के 3 डोमेन के ये नाम हैं, एक आर्किया और एक यूकेरिया और एक बैक्टीरिया। उसके बाद अगला 3 का खा है नील हरित शैवालों और जीवाणुओं में क्या समानताएं। तो ये क्वेश्चन है अगला, ये इम्पोर्टेंट है, नील हरित शैवाल और जीवाणु में क्या समानताएं। तो इन समानताएं पूछी हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। नील हरित शैवाल एक स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाला जीवाणु होता है जिसे दलहनी फसलों की भांति ऊर्जा के लिए धान के पौधे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो ये इसका आंसर है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है इसका कि अगला क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर देखो ये है इसका कि जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं से मिलकर बने होते हैं और सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में विभाजित होकर कार्य करती हैं। तो ये है उसका आंसर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम के कार्य बताइए। तो एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम के कार्य बताने क्या क्या होते हैं। तो कार्य देखो क्या क्या होते हैं। तो इसके कार्य होते हैं एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे कोशिका का ढांचा बनना। इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य बताइए। जैसा होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निम्नलिखित कार्य होते हैं, कोशिका का ढांचा बनाना, और नंबर दूसरा इसका होता है जैसे प्रोटीन को संश्लेषित करना। इसका आंसर है और प्रोटीन को संश्लेषित करना और संश्लेषित प्रोटीन को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। और इसका तीसरा है और क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे लिखें कि इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य लिखे हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे कोशिका का ढांचा बनाना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और संश्लेषित प्रोटीन को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। फिर उसके बाद है जैसे एलेनिन और एमिनो अम्ल, एलेनिन और एमिनो अम्ल हैं वे दूसरा सर्वोत्तम एमिनो अम्ल, जैसे इसकी स्ट्रक्चर बनी है कि H2N सिंगल बॉन्ड COH और एक सिंगल बॉन्ड H जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसकी एक ऐसी स्ट्रक्चर है। और
और इसका अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है। तो जीव द्रव्य और विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले। तो इसका ये आंसर है देखो कि इसका आंसर है कि जीव द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जबकि केंद्रक विभाजन में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, देख लेना ये। फिर अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। एंजाइम के महत्वपूर्ण गुण पूछें कि कौन कौन से होते हैं। तो एंजाइम के महत्वपूर्ण गुण हैं, देखो ये लिखें कि एंजाइम के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 कौन सा है। विकर उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं और जीवों में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। और कौन सा है, नंबर 2 है, क्रियाधारों को उत्पादों में बदलने के लिए एक एंजाइम की बहुत सूक्ष्म मात्रा अथवा सांद्रता की आवश्यकता होती है। और उसके बाद है, एंजाइम उत्प्रेरक उच्च अणुभार के जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। इसका और चौथा है कि अधिकांश एंजाइम जल तथा नमक में घोल अथवा नमक के घोल में घुलनशील होते हैं और कोशिका द्रव्य में ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो यही बस 4 हैं, बहुत हैं। और उसके बाद लिखना चाहूँ तो और लिख दो, जैसे बस यहाँ तक ही बहुत हैं। और उसके बाद है क्वेश्चन, जैसे अगला है 5वां। इसके बाद एंजाइम हो गया। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर बताइए। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर और उसके बाद ये किसी रासायनिक क्रिया को प्रारंभिक नहीं करते हैं बल्कि क्रिया की गति को उत्प्रेरित करते हैं। और नंबर 6वां है, एंजाइम की अनुकूलन पीएच साधारणतः 5 से 7 तक होती है। और उसके बाद 7वां पॉइंट है, कुछ एंजाइम कोशिका के अंदर सक्रिय होते हैं तथा कुछ एंजाइम कोशिका के बाहर भी सक्रिय होते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। ये जो क्वेश्चन पूछा था ये वाला, कि ये क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर पूछा था, ये क्वेश्चन ख़त्म यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन है, मेढक में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो मेढक में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन। तो इसका क्वेश्चन अपना देख जाना, ये खैर अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, और हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर डाल दूंगा। यहाँ पर देखो ये वाला है, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर लिखिए। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में आपको अंतर लिखना है। तो देखो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका का अंतर ये है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अलावा पादप कोशिका में हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।